मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। श्यामा यस में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 और आरयू एरो 2023 के लिए जीएस की श्रृंखला का पूर्वावलोकन कर रहे हैं और इस श्रृंखला को हम लोग वन आइलैंड फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये श्रृंखला बेहतरीन है, आपका कम समय में जो पूर्वावलोकन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों का हम बेहतर तरीके से कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। तो ये श्रृंखला का रिवीजन करना ना भूलें और आपको सूचित कर दूं कि दोपहर 12 बजे ये क्लास होने के बाद शाम को 4 बजे आज ही आरो यारो का पहला प्रैक्टिस सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, ये जो कि सामान्य अध्ययन का होगा। और इसके जस्ट बाद जो है यूपी पीसीएस प्री का भी हम जो है टेस्ट सीरीज आपके बीच में ला रहे हैं। और इसके बाद अगला जो जीएस का सेक्शन है आपका आईएएस प्री 2024 का, उसका भी प्रैक्टिस सीरीज हम आपके बीच में करने चल रहे हैं। तो ये इसकी तैयारी चूँकि लंबे समय से चल रही थी और उस क्रम में हम लगातार वर्क कर रहे हैं। चूँकि अभी आप जैसा कि जान रहे हैं कि थोड़ा-सा अकेले वर्क करना पड़ रहा है, चीज़ों का मैनेज करना। तो टीम जल्द ही मैं एक बेहतर टीम के साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ और अच्छे लोग टीम में जुड़ जाते हैं, मेरे मन मुताबिक चीज़ें होती हैं, तो मैं टीम वर्क भी करने के लिए तैयार हूँ और जल्द ही आपके बीच में एक बेहतरीन टीम के साथ मैं आने वाला हूँ। तो ये जो श्रृंखला है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रिवीजन करिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग भारत के भूगोल पे चर्चा कर रहे थे और भारत के भूगोल में काफ़ी बातें हो गई थी। अब मानसून एवं वर्षा से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन प्रश्नों पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका? मानसून का। किसका प्रभुत्व है? मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है। तो ये कौन सा राज्य है मेरे भाई? ये है आपका केरल, जहां पर मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। कब होता है? 1 जून को। 1 जून के बाद यहाँ से मानसून धीरे-धीरे आगे अग्रसर होता है और यह पश्चिमी घाट से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुँचता है और यहीं से फिर ये गुजरात होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए ये हिमालय से जाके टकराता है और हिमालय से टकराने के बाद पूरे उत्तर भारत में यह सक्रिय रूप में हमको दिखाई देता है। और हम लोग देखते हैं कि 20 जून तक उत्तर भारत तक वर्षा होना शुरू हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। बिल्कुल सही है, वायुमंडल की नमी पर ही निर्भर करता है वर्षा की मात्रा कि कहाँ पर कितनी मात्रा में वर्षा होती है। जैसे अगर हम लोग उत्तर भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल में समुद्री तट की ओर वर्षा ज़्यादा होती है, फिर धीरे-धीरे हम लोग जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा घटती है। अगर हम पश्चिमी तट की ओर से चले और उत्तर भारत की ओर चलते चले तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा घटती है क्योंकि समुद्री तटों के किनारे वायुमंडल में नमी ज़्यादा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा क्षेत्र है? तो वह तमिलनाडु राज्य है, चेन्नई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन यही मानसून जब लौटता है नवंबर महीने में, तो नवंबर दिसंबर महीने में यहाँ पर वर्षा करता है। ठीक है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो ये असम के, अगर हम चाय के बागानों की बात कर ले, या सिक्किम के, या दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा होती है और यहाँ पर हमको भारी मात्रा में चाय की खेती देखने को मिलती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला, यानी लौटते हुए मानसून हम कहें या उत्तर पूर्वी मानसून कहें, दोनों एक ही शब्द हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि जब ये नवंबर में मानसून लौटता है, अक्टूबर नवंबर के लास्ट में, तो यह तमिलनाडु के तट पर वर्षा करते हुए चला जाता है। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है,
ये लद्दाख का क्षेत्र है, लेह, क्योंकि ये हिमालय के पार का क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय का भाग है। और यहाँ पर बादल या चक्रवाती वर्षा हो गई, नहीं तो या इतने लो टेम्परेचर पर बादल सिर्फ बर्फ ही गिरता है, वर्षा संभव नहीं है। वह स्थान जहाँ से सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह ही है आपका। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक है, वह कौन सा है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। क्योंकि जब जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में जब बादल टकराते हैं तो वहां पर वार्षिक वर्षा बढ़ जाती है, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आपका नेपाल का तराई क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र हो, बिहार का तराई क्षेत्र हो, पश्चिम बंगाल का तराई क्षेत्र हो, असम का हो, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की वर्षा देखने को मिलती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है मेरे भाई? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वार्षिक वर्षा के तीव्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। यानी वार्षिक वर्षा तेजी से बह जाना, जब वर्षा होती है तो इतनी ज्यादा होती है कि सब पानी नदियों से बह जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, जब गर्मी के महीना आता है सब उड़ जाता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, क्योंकि मानसूनी वर्षा होती है यहाँ पर, मात्र जून से लेकर के अक्टूबर सितंबर तक महीना भी यही वर्षा का महीना होता है। और इस माह में वर्षा होने के बाद ये पूरी धरती प्यासी रह जाती है। यही कारण है कि हम भारत को प्यासी धरती कहते हैं, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उस तरीके से नहीं है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, किसके कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। इस समय मौसम ये चल रहा था, अभी कुछ ही दिन पहले जो है इस तरह की वर्षा उत्तर भारत में देखने को मिली, पंजाब से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा लखनऊ में वर्षा हुई। कलकत्ते में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? लघु औद्योगिक इकाइयों का। आज ये कलकत्ता की ही स्थिति नहीं मेरे भाई, ये मुंबई की भी स्थिति हो गई, क्योंकि उस दौर की सारी इंडस्ट्री कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है? मुंबई में शिफ्ट हो चुकी हैं। फिर इंदौर है आपका, इंदौर हालांकि भारत का सबसे स्वच्छ नगर है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन वो बहुत हाई लेवल का है। दिल्ली आपका सबसे नंबर 1 पे इस समय चल रहा है, ठीक है, जो कि फॉग की समस्या से झेल रहा है। तो सारी चीजें करंट अफेयर्स से भी आप देख सकते हैं। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो ये सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य केरल है। केरल में ही सबसे पहले मानसून का आगमन होता है और सबसे लास्ट तक वर्षा यहाँ पर होती है। हरियाला योजना का संबंध किससे था? ये पूरा 2016 में योजना चल रही है, अभी भी चल रही है, ठीक है, जल प्रबंधन के लिए। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल वर्षा होती है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर अभी भी तालाबों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पर है, जो कि मत्स्य पालन के लिए तालाब बनाए गए हैं। तो मछली पालन यहाँ पर सबसे ज्यादा तालाबों में होता है। यही कारण है कि यहाँ भी पश्चिम बंगाल के अभी भी तालाब बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही, बढ़ती आबादी का प्रभाव ये देखने को मिलता है कि तालाब के भीटे पर लोग जो है कब्जा जमाते हैं, फिर धीरे धीरे तालाब को पाड़ देते हैं, तालाब ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब 1966 का जो दौर था, जो उस सूखे के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में तालाबों का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद की स्थिति आज पूरी बदल चुकी है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता के कारण। स्वाभाविक ह्यूमिडिटी, शुष्कता आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? ये आर्द्रता यानी नमी पर निर्भर करती है ना। तो नमी जहाँ कम होगी तो शुष्क मौसम होगा। भारत में वर्षा के उच्चतम मात्रा वाला स्थान हम लोग जानते हैं कि मौसिनराम है, जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को, ठीक है, यही सबसे ज्यादा वर्षा करते भी है। वन की बात कर ले, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम में, जो कि यूपीपीएससी 2000। अभी मैं करंट अफेयर्स की जो क्लास लेने वाला हूँ उसमें आपको ये सारी डिस्कस करने वाला हूँ मैटर, ठीक है। वन रिपोर्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा बाकायदे में डिस्कस करूंगा। भारत का वह राज्य जहाँ सागवन का वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। वृक्षारोपण क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पर? पूर्वी डेक्कन के क्षेत्र में। और ये आपको बता दूं कि क्षेत्रफल में अभी भी सबसे ज्यादा जो है वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी बन गया। लोग यूकेलिप्टस, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता था, लेकिन आज ये जो घटता जलस्तर के प्रभाव से ये देखने को मिला, क्योंकि यूकेलिप्टस एक सदाबहारी वन वाला वृक्ष है, और ये उत्तर भारत के क्षेत्र में जब आए तो यहाँ पर उतनी वर्षा तो होती नहीं है, तो इसके प्रभाव से ये देखने को मिला कि खेती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलता है, और ये बहुत सारी वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। भारतीय वन नीति भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। ठीक है, अभी भी ये टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% अधिक क्षेत्र पर आच्छादित अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो जो पूर्वोत्तर भारत है ये वन संपदा से संपन्न है। भारत के राज्य उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है, मिजोरम। देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग है ना, मेघालय आपका है, मिजोरम है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों की संख्या कितनी है? तो आपका प्रेजेंट टाइम में 24.56 है, जो कि बढ़ा हुआ है। हालांकि उस समय जब एग्जाम पूछा गया था तो 21.67 था। ठीक है। नीलगिरी का मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ पर पाई जाती हैं? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, भूटान में। ठीक है, भूटान बहुत प्यारा देश है, प्रकृति के हिमालय की गोद में बसा हुआ देश, बहुत शांति प्रिय देश, जो हैप्पीनेस को अपनी जीडीपी मानने वाला देश है। बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, मिजोरम। प्राकृतिक आपदाएं की बात करते हैं। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ के प्रभाव से। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता के भूकंपी मेखला में नहीं आता है, कर्नाटक का पठार। भारतीय महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत का भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4 भूकंपीय अंचलों में। ठीक है, जोन नंबर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, 1 नहीं है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4 भूकंपीय। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जो अपनी प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई गई? 50 वर्षों तक अगर कोई अपनी प्राकृतिक आवास में कोई भी प्रजाति अगर नहीं दिखाई जाती है तो उसे जो है रेड डाटा सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है, जो यूनेस्को के रेड डाटा सूची IUCN का है, उसमें जो है इसको लिस्टेड कर दिया जाता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। ठीक है, भारत का जो कि कोसी नदी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शोक की नदी ही कहते हैं, ये सूखा कुल बना देती है, तो ये बिहार का सूख के रूप में जानी जाती है। तो वर्तमान में चूंकि जो दामोदर नदी हुआ करती थी, कभी किसी जमाने में बंगाल का जो सूख हुआ करती थी, आज उस पर दामोदर नदी परियोजना का विकास हो चुका है। कोसी नदी परियोजना पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही। इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो है नदी ऊपर है और मैदानी क्षेत्र नीचे है, और जो ढाल की प्रवणता है कोसी नदी की बहुत ज़्यादा है। इस ढाल की प्रवणता के कारण इसके जो जल का बहाव होता है बहुत तीव्र गति से होता है। यही वजह है कि यहाँ पर डैम डेवलप करना, जो बांधों का निर्माण तो कर दिया था, लेकिन नदी फिर मार्ग बदल देती है। यही कारण है कि परियोजना पूरी तरीके से सफल नहीं होने के कारण अभी भी बिहार बाढ़ग्रस्त है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा में आता है। देखते हैं आप, आए दिन कोई न कोई जो है साइक्लोन आता रहता है, उड़ीसा को प्रभावित करता है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है? गोंडवाना के क्षेत्र में। पुरातात्विक चुंबकीय साक्ष्य और गोंडवाना में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा में कोयला पाया जाता है। पुरातात्विक चुंबकीय साक्ष्य वह दर्शाता है भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है, उत्तर की ओर खिसका है। जैसे उत्तर की ओर खिसका तभी तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है। मृदा से संबंधित है एडेफिक, दी के विकल्प के अकॉर्डिंग है एडेफिक। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेगुर मिट्टी। ठीक है, जिसे काली मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, जो कि कपास की खेती के लिए जानी जाती है, इसलिए हम लोग इसे कपास मृदा भी कहते हैं। शैल तंत्रों में भारत से कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। ठीक है, हमने अभी जस्ट आपसे बता दिया। भारत में निम्न शैल तंत्रों में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग है जिसमें हिमानीकृत हुआ प्लेस्टोसीन हिमयुग। बिंद शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के।
ठीक है, किसके भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के। शैल का आंतरिक तुल्यमान रूप है शिष्ट का। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, धारवाड़ तंत्र है। काली मिट्टी के बारे में बात करें, वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि मृदा नमी को रोक रखती है। काली मृदा बहुत अच्छी खेती के लिए मानी जाती है मेरे भाई। स्वतःकृष्ट मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। वह क्षेत्र, क्योंकि ये जब सूखती है तो दरारें इसमें पड़ जाती है। जलोढ़ मिट्टी वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन इरोजन में अत्यधिक प्रभावित है। चंबल घाटी में भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लवड़ी एवं क्षारी मिट्टी की बात करें, लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारी क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। ठीक है, पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य की बात कर लें तो भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ठीक है, सिंचाई में नदी घाटी परियोजनाएं की अगर बात कर लेते, चेरुथानी बांध अवस्थित है किस पर? पेरियार नदी पर, जो कि केरल के क्षेत्र में है। मालम पूजा बांध अवस्थित है मालम पूजा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकालने वाली नहर है एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश। मीठे पानी का कल्स पर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह नदी घाटी परियोजना जिसके लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है चंबल घाटी परियोजना। कहां पर? चंबल घाटी परियोजना में उत्तर, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू नहीं की बेतवा नदी। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी। तुलपुर परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र के प्रस्तावित किया था दिनसा जी दस्तूर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य करती है तेलुगु गंगा नदी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास और सरयू पार मैदान। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है सतलज नदी। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन बांध अवस्थित है कृष्णा नदी। शिव समुद्रम जल परियोजना स्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है कहां पर? केरल में। ब्यास नदी की पोंग बांध जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के क्षेत्र में और पंजाब के क्षेत्र में। श्वेत समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी के एकपाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। ठीक है, योजना और उसके बाद कर ले मेटूर बांध तमिलनाडु पे, हीराकुंड बांध उड़ीसा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, कृष्णराज बांध कर्नाटक में। खनिज संसाधन के बाद वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। पारादीप भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। बेलाडीला खान विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात उत्पादन प्राप्त होता है चीन में। छत्तीसगढ़ में कोरबा महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है कद्रे मुख्य कारण। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझोर में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संयंत्र लौह अयस्क की खोज के लिए। भारत के निम्न लौह इस्पात एवं उत्पाद केंद्रों में कोयला क्षेत्रों काफी दूर स्थित है भद्रावती नदी की। तांबा की बात करें, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। वह राज्य जहां तांबा सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट के भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा एवं गुजरात। कोयला की बात करें, भारत में कोयला दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विशा रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60%। वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार है तमिलनाडु। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन। नामचिक नाम
फूकयोग कोयला क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाए जाते हैं तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड, उड़ीसा। भारत का वह राज्य जहाँ कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है झारखंड। शैल तंत्र में भारत के कोयला नदियों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, अब हम कोयला क्षेत्र की बात कर लेते हैं और इसके तालचेर नदी महानदी तालचेर क्षेत्र है महानदी घाटी में। कर्णपुरा क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी में। सिंगरौली जो है सोन घाटी में है और सिंगरेनी जो है गोदावरी घाटी में। ध्यान रखिएगा, सिंगरेनी गोदावरी और सिंगरौली को सोन घाटी। अभ्रक, भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में विश्व अग्रणी उत्पादक अभ्रक में है। भारत का सबसे बड़ी अभ्रक मेखला जो है हजारीबाग गया मुंगेर में है। भारत का वह राज्य कच्चे अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। सीसा और जस्ता के बाद भारत सबसे अधिकतम उत्पादन राजस्थान करता है शीशे का। खनिज के और बात कर लेते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में राजस्थान के क्षेत्र। भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। ग्रेफाइट में भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। भारत वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। उड़ीसा में भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। थोरियम में भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। केरल में भारत का वह राज्य जो एवेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। आंध्र प्रदेश में भारत का वह खनिज भंडार क्षेत्र खनिज भंडार के नाम से छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान में खनिज उत्पादक क्षेत्र की बात करें तांबा मोसबानी में, ठीक है, लौह अयस्क बादाम पहाड़ में, मैग्नीज छिंदवाड़ा में, अभ्रक जो है हजारीबाग में। ऊर्जा संसाधन की बात करें परमाणु ऊर्जा की बात करें वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के प्रसिद्ध है कुडनकुलम। और कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। परमाणु में कुल उत्पादित विद्युत क्षेत्र में परमाणु शक्ति का भाग है 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। पवन ऊर्जा की बात करें पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु। पन बिजली ऊर्जा की बात करें सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परियोजना एक अणु शक्ति संयंत्र में। राणा प्रताप सागर संबंधित है नाभिकीय अणु शक्ति में। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। भारत का राज्य जिसकी बिजली प्रतिष्ठापित क्षमता उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया था सीड्रापांग में। नापथा झाकड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी। ताप ऊर्जा की अगर बात वह थी जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी रूस में। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजनाएं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मी थर्मल ऊर्जा का। राम मुंडपम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। सौर ऊर्जा की बात मान लें तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने वाले न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। ठीक है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र में। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला कांडला क्षेत्र में। वह राज्य जिसमें पेट्रोल रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं गुजरात में। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस में। HBJ पाइपलाइन प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश है। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बाजीपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया माको में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का विभाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया। आंध्र अपतटीय क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बिजली का उपयोग है लगभग 1181 KWH। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। ठीक है, नगर उद्योग की बात करें अहमदाबाद सूती वस्त्र राउरकेला लौह इस्पात कपूरथला रेल कोच
और बरौनी तेल शोधन। उद्योग और व्यापार की बात कर ले, लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल का समीप नहीं सेलम के, वह विदेशी देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने ने प्राप्त किया। सोवियत संघ का हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट में। भिलाई स्टील प्लांट सरकार किसी एक संयुक्त उपक्रम है रूस के साथ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1973 में। 24 जनवरी 19 भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनियों किस व्यक्ति को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? नालको को। हिंदुस्तान केमिकल्स फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर में। कृषि आधारित उद्योग की अगर हम बात कर ले तो उर्वरक कारखानों में इफको द्वारा संचालित नहीं होता है सिंदरी। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए। जिस राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं? पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना। भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम में। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात। अन्य उद्योग की बात कर ले, भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारत में 9 सेना हेतु उद्योग पोतों का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड। व्यापार की अगर बात करें, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। भारत का वह राज्य जहां वैगन जो यूरोप के सबसे बड़े कार निर्माता हैं ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया चकनपुड़े में। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं में किरानों में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया सिक्किम को। औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लें, निब्राना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल अवस्थित है राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। और भारत का औद्योगिक प्रदेशों का शिव काशी केंद्र मदुराई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु जो है प्रदेश में। सड़क परिवहन की अगर बात करें, सड़कों की लंबाई में भारत प्रथम पायदान महाराष्ट्र है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है, ठीक है, NH44 है, ध्यान रखिएगा NH44 जो कि श्रीनगर से आपका यहाँ कन्याकुमारी तक। भारत का वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना में रेखा जाल में अवस्थित नहीं है चंडीगढ़। भारत का आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन खनिज धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, खाद्य निगम, ठीक है, ये सब है। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम चतुर्भुज आगरा, दिल्ली, जयपुर ये जो है सम्मिलित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग, पोरबंदर सिलचर मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित एक दूसरे से मिलेंगे। झांसी में मिलते हैं ये। 6 पथ एक्सप्रेसवे द्वारा सम्मत किया गया नगर मुंबई से पुणे। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। प्रस्तावित पूर्वी पश्चिम में दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे काटते हैं झांसी में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। भारत का राज्य जिसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। भारत का राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से? राजमार्ग के। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों को बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर। भारत का राज्य जो रेल सेवा से संबंधित है सिक्किम, मेघालय में। भारत में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई हरियाणा में। जल परिवहन एवं बंदरगाह की बात करें, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप, उड़ीसा, पारादीप गंगा आंध्र प्रदेश। वह रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दाहेज, ठीक है, दाहेज। भारत वह पत्तन जो लौह एस के निर्यात में अग्रणी है पारादीप। भारत का खुला जो है सागरी बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह वस्तु आयात की जाती पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता इलाहाबाद हल्दिया को। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। वायु पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर काकीनाडा। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत में कोयले का संचालित करने वाला प्रमुख पत्तन विकास हो रहा है चेन्नई के निकट। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ खाड़ी पर स्थित है कांडला। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है नहावा से जवाहरलाल नेहरू पत्तन। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है योकोहामा। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा पोर्ट कोचीन है। हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन की बात करें, भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। राष्ट्रीय जलमार्ग का
तरफ प्रयुक्त हो रहा है। हल्दिया, इलाहाबाद, मध्य गंगा पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है कांडला में। मानव प्रजातियों की अगर बात करें, जारबा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। थारू भारत की वह जनजाति जो प्रोटोस्टेट प्रजाति की है। संथाल धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। गद्दी चकमा शरणार्थी है बांग्लादेश के। टोडा एक जनजाति जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे निवासी अंडमान निकोबार। वह जनजाति जो बहुपति विवाह प्रथा को मानता है टोडा। उत्तर भारत पूर्वी पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाए जाते हैं मंगोलाइड। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल होता है एमाइलेज का। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। जया पद्मा कृष्णा किस धान से उन्नत किस्में हैं धान की। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की बात करें 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश में। कल्याण सोना किस्म है गेहूं की रस्ट है। गेहूं की फसल का रोग हरित क्रांति जो है उत्पादन रिकॉर्ड 2000 की गिरा रहा है। कहवा की अगर बात करें भारत में कॉफी का उत्पादक करने वाला बड़ा राज्य कर्नाटक है। अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कर्नाटक में। गन्ने की बात करें गन्ना की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक दक्षिणी राज्यों में होती है। भारत में प्रति 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक 3 चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। भारत का महाराज्य जहां गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। ठीक है, भारत सबसे और उसके बाद भारत के निम्न फसलों में किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ना। जूट की बात भारत में जूट सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। और जूट के उत्पादन में भी भारत इसमें विश्व में नंबर 1 पे है। कपास की बात करें वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म आर्द्र देश जो है ग्रीष्मकाल। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, सोयाबीन जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। सोयाबीन के प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के दाने। ठीक, तिलहनी फसलों की बात करें पीताम्बरी प्रजाति है पीली सरसों की और भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। अन्य फसलों की बात करें वह राज्य जहाँ काली मिर्च इलायची का उत्पादन होता है केरल। झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि संबंधित गुलाबी क्रांति से। दूध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी काली चंपा फल इसमें अंगूर की वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है सरसों की वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक रूप में लाभप्रद होगा। धान के आधारी बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज में। उकठा बीमारी प्रभावित करने वाली फसल अरहर की। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है झांसी में। वह कण जिसका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है मृतिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल वृत्ति हो रही भूमंडलीय उष्मन के कारण वे फसलें जो जायद से मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में पाई जाती है मूंग या उड़द। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक खेती। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 2 और शक्तिमान 1 2 अनुवांशिक फसलें हैं मक्का की। झूमिंग सर्वाधिक प्रयुक्त है नागालैंड में भारत का वह और मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। और भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला राज्य पंजाब है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन के लिए किया जाता है भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है पंजाब। इलायची का सर्वाधिक उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम में। भारत में तंबाकू के 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश में। तो भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट का। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है मूंगफली। भिंडी में पीत
वड सीरा की बीमारी होती है। सफेद मक्खी, भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में साधारण और बैंकी खरपतवार पाए जाते हैं तंबाकू के खेत के लिए। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। भारत में फसल जो श्वेत स्वर्ण नाम से जानी जाती है कपास। काजू का उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाला उन्नत बीजों का प्रयोग जिनके लिए आवश्यक उर्वरक अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रिम प्रदेश है कर्नाटक। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुष्क क्षेत्रफल है 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कि कर्नाटक। भारत का वह राज्य जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। पशुपालन की बात करें भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें चाय, रबर, नारियल, कहवा, स्पॉन्जी टिश्यू। ऐसी समस्या जो आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह अल्फांसो। अनुसंधान कृषि के अनुसंधान कुछ हैं उनकी बात अगर कर लें हम, भारत का नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पर, जामनगर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है पंतनगर जो कि उत्तराखंड में। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित सूरत में। भारतीय दलहन अनुसंधान अवस्थित है कानपुर में। मौसम विज्ञान विभाग स्थित है नई दिल्ली में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों मशीनों पर शोध विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है हैदराबाद में। वह वन अनुसंधान से स्थित है देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान अवस्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। मिसलेनियस की बात कर लीजिए विविध के भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विश्व में होने वाली वर्षा कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन संचार विकास के लिए। आज जो ग्लोबल विलेज की बात हम कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन की देन है और ट्रांसपोर्ट की देन है। अगर ये इंटरनेट नहीं होता, ये फ्लाइटें नहीं होती, ये है ना, ये ट्रांसपोर्ट अगर डेवलप नहीं होता तो आज हम लोग ग्लोबल विलेज की बात नहीं करते जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। विशालतम हिमनद है ससाइनी, ठीक है, जो कि आपका लद्दाख के क्षेत्र में। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में, ठीक है। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.2% 2011 की जनगणना अनुसार। भारत में बलिन बस्तियों में जनसंख्या सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। फान एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड में। वायुमंडल में ओजोन परत, पृथ्वी पर पराबैंगनी से जीवन रक्षा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 77.7%। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ, सुल्तानगंज में। भारत का वह राज्य फूलों की खेती में अग्रणी है कर्नाटक। तो ये रहा मेरे भाई भारत का भूगोल जिसका हम लोगों ने डेवलप क्या कर लिया, रिविजन कर लिया वर्नाकुलर फॉर्म में, बहुत ही फास्ट रिविजन, ठीक है। तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बार बार अगर सुनेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में सेटअप बनेगी, ठीक है। तो इसको ऑडियो फॉर्मेट में हम इसलिए दे रहे हैं जिससे आप बार बार इसको सुनने, देखें और पढ़ें। तो ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें। फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।